वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप में से कुछ डिमांड कर रहे थे कि भाई वीडियो स्टेबल रहनी चाहिए, तो हमने उस पर काम किया है। अब बिल्कुल स्टेबल रहेगा पेज, बस आपको समझने पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम करते हैं बात, जो G7 की मीटिंग चल रही है उसमें काफ़ी सारे पॉइंट चल रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ टर्म्स आती है जैसे D10, G7 आपको पता ही है D10 क्या है। फिर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, और जो G7 ने एक टर्म दी है B3W वो क्या है। फिर क्या डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन के बीच में बिल्कुल एक क्लियर लाइन हो सकती है। डेमोक्रेसी यानी जहाँ पे प्रजातंत्र हो, लोगों का राज चल रहा हो। अथॉरिटेरियन जहाँ पे डिक्टेटर्स हो, जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटर है। जो अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है जहाँ पे प्रजातंत्र ना हो, जहाँ पे एक ही पार्टी रूल कर रही है, जैसे चाइना, वो एक अथॉरिटेरियन की कैटेगरी में आ सकती है। तो हम बात करते हैं कि क्या चल रहा है। G7 कंट्रीज़ है, मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए जाके वो। बाकी मैं एक बार क्रक्स में बता देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने बताया था कुछ कंट्रीज़ थी एक दूसरे के अपोजिट। जो एक साइड थी वो तो US, UK और फ्रांस, ये एक साइड थी। दूसरी साइड थी जर्मनी, इटली और जापान। तो इन 6 कंट्रीज़ के साथ साथ अगर आप कनाडा को भी जोड़ दोगे, कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, USA के ऊपर की साइड, तो ये सारी कंट्रीज़ कहती है G7। तो इन G7 कंट्रीज़ का ही समिट कहाँ पर हो रहा है इस टाइम पे? यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड के अंदर, ठीक है भाई। इंग्लैंड में क्या हुआ, समिट हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि G7 तो हमने देख लिया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी कंट्रीज़ है सारी डेमोक्रेसी है। ये G7 में जितनी भी कंट्रीज़ है सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, प्रजातंत्र है वहाँ पर, ठीक है। अगली बात, G7 में जब समिट हुआ उसके साथ साथ कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया, जो कि कुछ कंट्रीज़ ने वर्चुअली हिस्सा लिया यानी वीडियो कॉल से, और कुछ वहाँ पे प्रेजेंट भी थे, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव उन कंट्रीज़ के प्रेजेंट भी थे। तो ऐसे ही इंडिया के जो PM हैं उन्होंने वर्चुअली हिस्सा लिया इसमें, मोदी ने। और कौन सी कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था G7 में एज अ चीफ गेस्ट, कह लो आप गेस्ट के तौर पर? इंडिया को, साउथ कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ अफ्रीका को। अब एक बात और समझनी है आपको, अगर आप G7 में ये 3 कंट्रीज़ को ऐड कर दो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, तो ये ग्रुप कहलाता है D10। ये तीनों भी डेमोक्रेसीज़ हैं, यानी यहाँ पर भी क्या है, प्रजातंत्र ही है। तो D10 एक टर्म है जो यूएस से बहुत टाइम से कह रहा है कि D10 जैसा भी एक ग्रुप होना चाहिए, जिसको कह देंगे हम डेमोक्रेसी ऑफ 10, यानी 10 देशों का, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का समूह। और USA या फिर ये ग्रुप कह लो, ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करना चाहता है कि ये डेमोक्रेटिक ग्रुप एक किस्म से जो अथॉरिटेरियन पावर है उनके खिलाफ एक्ट करेगा अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं वर्ल्ड में। अब हमें समझना है क्या इस समय पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिल्कुल अपोजिट हो सकती है अथॉरिटेरियन के? ऐसा हो सकता है या नहीं? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्लियरली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। इंटरलिंक्ड होती है सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी। भाई एक देश से दूसरे देश में सामान जा रहा है, अगर सोच के देखो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बिल्कुल खिलाफत में हो जाए अथॉरिटेरियन के, तो क्या एक दूसरे के यहाँ सामान की जो आवाजाही है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी? नहीं, क्योंकि आपस में क्या हो जाएगी, लड़ाई। तो उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन बिल्कुल भी सेपरेट, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिल्कुल दोनों के बीच में डिमार्केशन हो जाए, यानी बिल्कुल अपोजिट हो जाए दोनों ग्रुप। ऐसा नहीं हो सकता इस समय पे, क्योंकि इकोनॉमी सारी इंटरकनेक्टेड है। अब एक और बात, फिर इस जैसे ग्रुप का इम्पोर्टेंस क्या होगा? देखिए, ये इस तरीके का ग्रुप यूज़ किया जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ, यानी हम सारी अथॉरिटेरियन कंट्री से पंगा नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई एक ऐसी कंट्री अथॉरिटेरियन जो सही काम नहीं कर रही, उसके खिलाफ ऐसा ग्रुप का यूज़ किया जा सकता है। और ऐसी कंट्री का एग्जांपल क्या है इस समय पे? चाइना।
तो यही बात मैंने लास्ट में लिखी है कंक्लूजन के तौर पे कि D10 वर्सेस अथॉरिटेरियन यानी डिक्टेटरशिप वाले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक। हो क्या सकता है कि ये सारी कंट्रीज जैसे ग्रुप बने, वो ऐसा हो सकता है कि चाइना के खिलाफ एक्ट करें। तो G7 के सबमिट में ही एक टर्म दी गई है, G7 है बहुत सारी 7 कंट्रीज़ जो बिल्कुल डेवलप्ड है, उनका ग्रुप G7 है। ये मैंने आपको बता रखा है। जब इज़राइल का साथ USA ने दिया था 1973 में, तो जो अरब कंट्रीज़ थी वो USA के ख़िलाफ़ हो गई थी। उस टाइम ऑयल की सप्लाई बंद कर दी थी अरब कंट्रीज़ ने, तो इसलिए उन्हें उस समय पे एक ग्रुप बनाना पड़ा था USA को इन कंट्रीज़ के साथ मिलके, जिससे कि वो ऑयल क्राइसिस से बच सके। ये उस वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें जाके। अभी बात क्या है, G7 में समिट में एक बात कही है कि वी विल बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये एक टर्म दी गई है G7 के समिट में। इसका मतलब क्या है कि जो ये G7 कंट्रीज़ है वो साथ में मिलके बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग करेंगे। कहाँ पर? जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अंडर डेवलप्ड यानी जहाँ पर प्रगति बहुत कम है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों में भूखमरी है, और ऐसी कंट्रीज़ की हेल्प करेंगे कौन? G7 कंट्रीज़। और ये एक काउंटर होएगा किसको? चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। अब चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मैं इंडिया को दिखा रहा हूँ आपको, प्रॉपर मैप मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ चाइना है। चाइना क्या कह रहा है? पूरे वर्ल्ड में रूट्स बना रहा है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है अपने साथ। यहाँ से रूट बना दिया श्रीलंका तक का, क्योंकि श्रीलंका में फंडिंग कर दी इसने, मैंने वो वीडियो बना रखी है। कोलंबो पोर्ट में, हम्बनटोटा पोर्ट में फंडिंग कर दी। ऐसे इधर ईरान के साथ कोई डील कर ली, इन कंट्रीज़ के साथ अलग से सबमिट कर लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ। तो ये क्या कर रहा है? पूरे वर्ल्ड में रूट्स बिछा रहा है जहाँ पे इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, जहाँ पे ये सप्लाई करेगा सामान। तो चाइना ये कर रहा है, और यही क्या है इसका? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी पूरे वर्ल्ड को ये सड़कों से पूरे वर्ल्ड से जुड़ रहा है। सड़कों से कह लो या फिर वाटरवेज से कह लो, कहीं किसी भी चीज़ से कह लो, यानी ये पूरे वर्ल्ड से जुड़ना चाह रहा है, जिससे कि सारा वर्ल्ड इसके ऊपर डिपेंड रहे। तो यही इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है कि ये इन्वेस्टमेंट करे दूसरी कंट्रीज़ में जाकर खूब सारी, और वो कंट्री उसका उपकार माने, चाइना का उपकार माने। तो यही इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट है। 1 ट्रिलियन में भाई 1000 बिलियन होते हैं। अब समझ लो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और 1 बिलियन में भाई 100 करोड़ होते हैं। ये चीज़ें मोटी मोटी याद रखना। 1 बिलियन में 100 करोड़ है, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन है। तो अब देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का ये। तो ये इसका एक एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे इसने श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो ऐसे इनिशिएटिव, चाइना के ऐसे इनिशिएटिव के खिलाफ क्या है? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। यानी G7 कंट्रीज़ मिलकर ऐसी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगी जहां पर चाइना उन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करके उनको अपने कब्जे में ले रहा है एक किस्म से। तो उसका अपोजिट क्या करेगी? G7 कंट्रीज़ वो खुद इन्वेस्टमेंट करेगी ऐसी कंट्रीज़ में, और इन कंट्रीज़ को बचाएगी किससे? चाइना से। तो इस टर्म का मतलब ये था, अगर आपने कहीं पर ये पढ़ी हो। अब अगली बात है कि कैसे डेमोक्रेसीज अथॉरिटेरियन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हो सकती। उसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे USA है, USA खुद क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन जो इज़राइल है वो एक किस्म से अपने जो पैलेस्टाइन का इशू है उसमें बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक की तरह नहीं चल रही है। यानी वहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को, पैलेस्टाइन के लोगों को मार दिया, ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, सारे राइट्स नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी जैसा कुछ प्रॉपर है नहीं इज़राइल में। लेकिन फिर भी USA सपोर्ट करके इसको करती है, इज़राइल को करती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये D10 ग्रुप बना कि अगर ये कह दें हम अथॉरिटेरियन के खिलाफ है, हम डिक्टेटर्स के खिलाफ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि USA खुद भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करता है कभी कभी, ठीक है। ऐसे इंडिया की जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जैसे ईरान हो गया, रसिया हो गया, वियतनाम हो गया। रसिया सबसे बेस्ट फ्रेंड है इंडिया का, और ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो क्या अगर इंडिया ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करेगा D10 को, क्या वो रसिया के खिलाफ होना अफोर्ड कर सकता है? आंसर होगा नहीं।
तो कहीं ना कहीं ये D10 जो ग्रुप प्रपोज्ड किया गया है, ये ऐसा नहीं है कि ये डिक्टेटर्स के खिलाफ हो जाएगा, ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाइना के खिलाफ। अब अगली बात भाई, जो मैं करना चाहता हूँ वो है कि इस समिट में और क्या डिसाइड किया गया। जो G7 का समिट है उसमें बात की गई कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। मैंने एक बार एक लेक्चर बनाया था क्लाइमेट के ऊपर, उसमें था कि पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो वर्ल्ड का टेम्परेचर सिर्फ 1.5 डिग्री तक बढ़ना चाहिए इस सेंचुरी के एंड तक। ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 का क्या है टारगेट। तो ऐसे ही 2009 में एक प्लेज ली थी G7 कंट्रीज़ ने कि हम वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे पर ईयर। कब तक? 2020 तक। ये 2009 में इसने प्लेज ली थी। अब ये 100 बिलियन कैसे यूज़ होगा पहले वो समझ लीजिए आप। इसका मतलब क्या है? देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहले से ही काफ़ी सारा क्या हो चुका है, G7 कंट्रीज़ में पहले से ही काफ़ी सारा इन्होंने पोल्यूशन कर दिया है वर्ल्ड में। कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा G7 कंट्रीज़ से ही हुई है। अब क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्होंने इतना सारा क्या नहीं करा, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इतना सारा कार्बन एमिशन नहीं किया। तो अगर ये इस समय डेवलपिंग कंट्रीज़ को कह दे कि आप अपना कार्बन एमिशन कम करो, अपनी डेवलपमेंट पे कम ध्यान दो, तो ये तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के खिलाफ होगा। तो इसीलिए एक प्रपोजल किया गया था कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हर साल करेगी इन कंट्रीज़ के अंदर। किन कामों के लिए? जैसे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर उन्होंने सोलर इक्विपमेंट्स के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने के लिए, यानी कार्बन एमिशन कब कम होगा? जब कार्बन फैक्ट्रीज में से कार्बन कम निकलेगा तब कार्बन एमिशन कम होगा। और फैक्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे थर्मल पावर प्लांट है, उनमें से कार्बन कब होगा? अगर हम बिजली किसी और तरीके से बना पाए तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम सोलर एनर्जी के तरीके से क्या बनाएं, बिजली बनाएं। तो उसके लिए ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हेल्प करेगी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की कि वो अपने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, यानी वो सोलर पैनल्स बना सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे, जिससे कि वो बिना कोयला जलाए, बिना कार्बन एमिशन करे बिजली बना सके। तो ऐसा इनिशिएटिव था कि क्रक्स में बात यह है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को 100 बिलियन पर ईयर देने थे, लेकिन ये टारगेट मेट नहीं हो पाया, ये फेल हो गए। G7 कंट्रीज़ फेल हो गई। इसलिए ही इस समिट में G7 कंट्रीज़ ने फिर से कहा है, रीएश्योर्ड किया है कि हम 100 बिलियन पर ईयर का टारगेट पूरा करेंगे। और इन्होंने कहा कि 2025 तक हम हर साल $100 बिलियन इन कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जो क्रिटिक्स है उन्होंने कहा है कि जो G7 ने डिसीज़न लिया है वो उनके जो मापदंड था उस पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि 100 बिलियन का जो प्रपोजल था वो 2009 में दिया गया था। अब इस समय पे फंडिंग बढ़नी चाहिए थी, यानी कुछ ऐसा हो जाता 125 बिलियन पर ईयर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं क्रिटिक्स कह रहे कि ये अमाउंट बढ़ना चाहिए था। तो इस पे G7 कंट्रीज़ ने एक तर्क दिया है कि अभी तो हम 2025 तक क्या रखेंगे, 2025 तक रखेंगे हम 100 बिलियन पर ईयर इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए, लेकिन 2025 के बाद हम अपनी फंडिंग बढ़ा देंगे। तो भाई ये सारे इशू थे जो G7 में डिस्कस किए गए। हमने अब तक क्या सीखा कि G7 कंट्रीज़ है, इनमें अगर ये 3 कंट्रीज़ मिला दो तो वो D10 ग्रुप है जो डेमोक्रेसी का ग्रुप हो सकता है, लेकिन वो अथॉरिटेरियन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हो सकता। उसके मैंने आपको रीज़न बता दिए। तो ये D10 ग्रुप क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ। फिर मैंने आपको ये इनिशिएटिव बताया जो कि G7 लेने वाला है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ, जिससे ये इन्वेस्टमेंट करेगा उन कंट्रीज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है।
फिर मैंने आपको ये सारी बातें बताई क्लाइमेट चेंज के बारे में। सो होप यू लाइक इट। और मैंने अब की बार स्टेबल रखने की कोशिश की है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इस तरीके से सही है या पहला तरीका सही था। थैंक यू। और शेयर ज़रूर कर दो भाई प्लीज़।